हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में, यानी कि एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 5 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारी क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली हैं, क्योंकि हम अपनी इन क्लासेस में इन्हीं एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। ये जो हमारी करंट अफेयर्स की यहाँ पर क्लास चलती है ये इन सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है ये। और बातों पर ना जाते हुए आप खुद 10 दिन का ट्रायल देकर देखिएगा हमारी इन क्लासेस को। डेफिनेटली आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी और करंट अफेयर्स के में जो आपकी ग्रिप है, जो इस पर पकड़ है आपकी, वो बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 क्वेश्चंस किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज कर लेते हैं। कल का हमने पहला प्रश्न किया था, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में 154 देशों की सूची में भारत को क्या स्थान मिला है। तो यहाँ पर भारत को 16वां स्थान मिला था। टॉप 3 देश कौन से थे? पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे पर डेनमार्क। ठीक है, इसके जारीकर्ता कौन है? तो विश्व बौद्धिक फाउंडेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फरवरी 2026 में हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लागू टैरिफ को 25% से घटाकर अब कितना प्रतिशत कर दिया है? तो पहले ये वैल्यू 25% थी, लेकिन अब ये वैल्यू हो गई है 18%। क्वेश्चन नंबर 3 है, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2026 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इनकी ये कौन सी वाली एल्बम है? इसका नाम है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने फरवरी 2026 में जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम पड़ेगा श्री गुरु रविदास महाराज जी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो नवी मुंबई में। नेक्स्ट है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? हरियाणा थंडर्स ने। किसको फाइनल्स में इन्होंने हराया है? तो दिल्ली दंगल वॉरियर्स को। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय बजट 2026 और 27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई? इसका नाम है शी मार्ट्स। शी का यहाँ पर फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2026 में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक 10 साल बाद किस शहर में आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में। यहाँ पर सह अध्यक्षता की है भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 और मेला साथी ऐप का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो हरियाणा के फरीदाबाद से। इसमें भागीदार देश था मिस्र और थीम राज्य थे उत्तर प्रदेश और मेघालय। इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी स्थानीय से वैश्विक, यानी लोकल टू ग्लोबल। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का यहाँ पर खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन देश को बिलोंग करते हैं। उपविजेता यहाँ पर कौन थे? तो ये है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ऑपरेशन हैरोफ के दूसरे चरण की शुरुआत किस समूह ने की है? तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने। और क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया था 31 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक ये जो 10 दिन का सरस मेला था 2026, ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इनकी डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही विस्तार से डिस्कस किया था। ठीक है, बाकी चलिए आपका बिना टाइम लेते हुए अब आज की क्लास पर हम अपने आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो मणिपुर राज्य में जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा था, यानी राष्ट्रपति शासन चल रहा था, और फाइनली अब ये शासन खत्म हो रहा है और मणिपुर राज्य के नए चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं ए ऑप्शन युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका पिक्चर भी देख सकते हैं। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी के युमनाम खेमचंद सिंह होंगे। बीजेपी ने उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का मौजूदा वक्त जो है वो 12 फरवरी को खत्म होने वाला है। पिछले साल ये प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट हुआ था और फाइनली ये जो रूल है ये खत्म होने वाला है। इसके बाद अब नए मुख्यमंत्री बनेंगे मणिपुर में युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है,
मणिपुर की यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी यहाँ पर क्या है? इम्फाल। लोकसभा में इसकी 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ पर 1 सीटें हैं और विधानसभा में इसकी 60 सीटें हैं। राज्यपाल यहाँ पर कौन है फिलहाल? तो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव हैं ये हमारे मिस्टर अजय कुमार भल्ला। ये यहाँ पर कौन है? राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, युमनाम खेमचंद सिंह। अच्छा, प्रेसिडेंट्स रूल के पहले मणिपुर राज्य में कौन थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर? इनका नाम भी याद रखिएगा, ये थे एन बीरेन सिंह। लेकिन इन्होंने फिर बाद में जाके इस्तीफा दिया, जिसके बाद प्रेसिडेंट्स रूल यहाँ पर अपॉइंट हुआ था और फाइनली इसके बाद अब बन रहे हैं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचंद सिंह। मणिपुर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो मणिपुर में एक फेमस त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है याओशांग। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि याओशांग नाम का त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा एक और त्यौहार है जो बहुत फेमस है, इसका नाम है चिराओबा। शायद ये प्रोनाउंसिएशन मेरा सही है, चिराओबा शायद कहते हैं। ये जो त्यौहार है ये भी मणिपुर राज्य का है, तो मणिपुर राज्य से आपको ये दोनों त्योहारों के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, देखिए कोई भी नियुक्ति अगर होती है नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो चलिए हम एक बार 2025 की जो इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं सुनेत्रा पवार। मिस्टर अजीत पवार की डेथ के बाद अब ये बन गई हैं यहाँ पर नई उप मुख्यमंत्री। इसी के साथ ही महाराष्ट्र राज्य की पहली फीमेल उप मुख्यमंत्री बन रही हैं। ठीक है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? जस्टिस BR गवई को। हर क्वेश्चन में थोड़ा सा याद रखने की कोशिश किया करिए कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया। ठीक है, रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं मिस्टर नीतीश कुमार। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं मिस्टर प्रवीण वशिष्ठ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं मिस्टर राकेश अग्रवाल। केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं मिस्टर राजकुमार गोयल। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक हैं मिस्टर प्रवीण कुमार। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं मिस्टर AK बाल सुब्रमण्यन। भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं विवेक चतुर्वेदी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जस्टिस विक्रमनाथ और भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं मिस्टर संजय गर्ग। ठीक है, ये कुछ 2025 की इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आपको याद में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? नोबेल ऑफ जियोसाइंसेज नाम का जो अवार्ड है ये, इसका नाम है क्रैफोर्ड पुरस्कार और हाल ही में ये एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट को मिला, इसलिए ये क्वेश्चन याद रखना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा वीरभद्रन रामनाथन। ठीक है, इनको मिला है इस साल का क्रैफोर्ड प्राइज 2026। ठीक है, तो भारतीय मूल के प्रख्यात जलवायु वैज्ञानिक हैं वीरभद्रन रामनाथन। इनको क्रैफोर्ड पुरस्कार दिया गया इस साल का। और किस लिए दिया गया है? तो 1975 में उन्होंने ये सिद्ध किया था कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि फ्लोरोकार्बन जैसी जो गैसें हैं ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, इनकी इस खोज के लिए इनको दिया गया है क्रैफोर्ड प्राइज 2026, जिसको आप नोबेल ऑफ जियोसाइंसेज भी कहते हैं। ठीक है, नोबेल से याद आया कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है 2025 का, वो आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। रीज़न बताती हूँ मैं क्यों बना है। नोबेल पीस प्राइज़ 2025 किसको दिया गया था? आई होप कि आपको नाम याद हो गया होगा, मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी याद कराया है, मारिया कोरेना मचाडो को। ठीक है, मैंने आपको ये भी कहा था कि इनका देश याद रखिएगा, कौन से देश से हैं? वेनेजुएला देश से। ठीक है, अब किस वजह से दोबारा चर्चे में आई हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, USA ने पिछले दिनों वेनेजुएला देश पर अटैक किया था, जिसके बाद इन्होंने जो वेनेजुएला की कैपिटल है कराकास, इसको बहुत ज़्यादा हिट किया। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ था, जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे उनको इन्होंने बंदी बनाया, जिसके बाद जो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थी वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी। ये सारी बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देखिए, इस सब चीज़ के बाद हुआ क्या है कि जो मारिया कोरेना मचाडो हैं, इन्होंने अपना ये पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज़ वाला US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल गई थी और ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिबेट में आ गई थी। ठीक है, कि किस तरह से कोई अपना नोबेल पीस प्राइज़ किसी और को गिफ्ट कर सकता है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये बहुत ही डिबेट का टॉपिक बना था। लेकिन एनीवेज आपको डिबेट में नहीं जाना है, आपको बस ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं बता दूं कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट जिनको इन्होंने बंदी बनाया था उनका नाम क्या था? निकोलस मादुरो। और बाद में जो यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी थी वो कौन थी? डेल्सी रोड्रिगेज। ठीक है, ये सारी बात हम कर चुके हैं, इसलिए मैं क्विकली थोड़ा सा बता रही हूँ शॉर्ट में। अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे पुराने करंट अफेयर्स को लेक्चर्स को रेफर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है?
सबसे पहले याद रखिएगा कि जो खंजर नाम की एक्सरसाइज है ये कौन से दो देशों के बीच में होती है, तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, दो ही बातें आपको याद रखनी होती हैं कि कौन से दो देशों के बीच में होती है और इस साल ये कहाँ पर हुआ है। तो इसमें भारत और किर्गिस्तान दो देश शामिल थे। कब से कब तक हुआ? 4 से लेकर 17 फरवरी तक। संस्करण ये इसका 13वां था और ये इवेंट हुआ है असम के पिसामारी में। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा कि इंडिया के असम राज्य में ये हुआ है। ये वार्षिक संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास 2011 में शुरू हुआ था, यानी कि 16 साल पहले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा किर्गिस्तान। खंजर नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है किर्गिस्तान देश के साथ। यहाँ पर ऑप्शन में है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मालदीव्स। आइए देखते हैं इनके साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। इंडिया और कजाकिस्तान मिल के करते हैं काज एंड नाम की एक्सरसाइज। ठीक है, कजाकिस्तान प्लस इंडिया, ऐसे आप इसको करके याद रख सकते हैं। उज्बेकिस्तान के साथ इंडिया कौन सी एक्सरसाइज करता है? इसका नाम है डस्टलिक। डस्टलिक नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया उज्बेकिस्तान के साथ में करता है। और मालदीव्स के साथ हम एक फेमस एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है इक्विवरिन। और इक्विवरिन जो है ये आपका करंट अफेयर्स का भी हिस्सा है, क्योंकि दिसंबर 2025 में ये एक्सरसाइज हुई थी। कहाँ पर हुई थी अगर आपको याद हो? तो केरला राज्य में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना होता है। बेसिकली ये मैं आपको इसलिए बताते चलती हूँ कि किस तरह से आपको ऑप्शंस देख के भी स्ट्राइक करना चाहिए कि इसके रिगार्डिंग आप कौन सा करंट अफेयर्स जानते हैं, कौन सा स्टैटिक जीके जानते हैं। इस तरह से आप जब एनालाइज करना शुरू करेंगे ना, तब आपका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व कैंसर दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड कैंसर डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 4 फरवरी को। ओके, विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 4 फरवरी 2000 को पेरिस में आयोजित नव सहस्त्राब्दी विश्व कैंसर शिखर सम्मेलन में हुई थी। इस दिवस को मनाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसकी रोकथाम करना। ठीक है, इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, तो याद रखिएगा हम कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को और इस साल के लिए हमारी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, यहाँ पर फरवरी में सबसे इंपॉर्टेंट डे आपका 2 फरवरी होता है, क्योंकि इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और कितनी ही बार ये क्वेश्चन आपके एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1 फरवरी को भी एक इंपॉर्टेंट डे होता है और ये है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, क्योंकि इसी दिन इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला मानव संसाधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? देखिए, कहीं पर भी अगर कोई वुमेन पहली बार उस पोजीशन पर बैठ रही हैं तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ह्यूमन रिसोर्सेज के सेक्टर में बन गई हैं निवेदिता दुबे। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। निवेदिता दुबे ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सदस्य मानव संसाधन के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है और इस नियुक्ति के साथ ये एआई बोर्ड में इस महत्वपूर्ण पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। इसके अध्यक्ष हैं मिस्टर विपिन कुमार और यहाँ पर प्रेजेंट में डीजीसीए हैं विक्रम देव दत्त। ठीक है, यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। फाइन, तो यहाँ पर याद रखिएगा फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज के सेक्टर में बन गई हैं निवेदिता दुबे। कहाँ पर? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, थाईलैंड मास्टर्स 2026 विश्व बैडमिंटन संघ वर्ल्ड टूर सुपर 300 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर महिला एकल का खिताब जीत लिया है देविका सिहाग ने। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत की युवा शटलर हैं देविका सिहाग। इन्होंने थाईलैंड मास्टर्स 2026 में महिला एकल का BWF सुपर 300 खिताब जीत लिया है। ये देविका सिहाग के करियर का पहला सुपर 300 खिताब है और वो हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। कहाँ से हैं ये याद रखिएगा। पुरुष एकल में विजेता थे इंडोनेशिया के मोहम्मद जकी उबैदुल्ला और इन्होंने यहाँ पर पुरुष एकल का खिताब जीता था। कहाँ से हैं? इंडोनेशिया देश से। और ये इवेंट हुआ है थाईलैंड के बैंकॉक में और ये 9वां संस्करण था इस कप का। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन देविका सिहाग। हाल ही में कौन सी एक इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप हुई है? इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके बारे में डिटेल में हमने बात करी अभी 1-2 लेक्चर पहले। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जो है वो हो चुका है। इसमें मेंस और वुमेन्स टाइटल आपको याद रखना है कि विनर कौन थे। मेंस टाइटल की यहाँ पर बात करेंगे तो विनर हैं कार्लोस अल्कराज। ठीक है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको देश याद रखना है, कौन से देश को बिलोंग करते हैं, तो स्पेन को। ठीक है, वुमेन सिंगल्स की यहाँ पर हम बात करेंगे तो वुमेन सिंगल्स के लिए विनर थी एलाइना राबकीना। ठीक है, और ये
कौन से देश को बिलोंग करती हैं, तो ये कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। ठीक है, फाइनल्स में किसने किसको हराया था? कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराया था, जो कि सर्बिया देश के प्लेयर हैं। और यहाँ पर अलाइना रबकीना ने हराया था अराइना सबलेंका को, जो कि बेलारूस देश की प्लेयर हैं। तो इतने फैक्ट्स एटलीस्ट आपको ज़रूर पता होने चाहिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई है? इस साल के बजट में एक मिशन लॉन्च किया गया है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए, और इसका नाम है बायोफार्मा शक्ति मिशन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बायोफार्मा शक्ति मिशन 2026 भारत सरकार की एक नई योजना है जिसका उद्देश्य है देश में ही कैंसर, डायबिटीज़ और ऑटो इम्यून जैसी गंभीर बीमारियों की आधुनिक दवाओं का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कि बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स। ठीक है, इसके लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? तो 10,000 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए आवंटित किया गया। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? बायोफार्मा शक्ति मिशन। ठीक है, इस साल का जो हमारा बजट है याद रखिएगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि ये संडे को पेश किया गया, यानी कि 1 फरवरी संडे था। और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसको पेश किया है संसद में 9वीं बार। इसी के साथ 9 बार बजट पेश करने वाली ये हमारी पहली ऐसी महिला फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है? इनका नाम है मोरारजी देसाई, और इन्होंने टोटल 10 बार बजट पेश किया था। ठीक है, वुमेन की बात करेंगे तो उसमें टॉप किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय सेना और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने युद्ध तालमेल और मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए किस राज्य में अग्नि परीक्षा नामक पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने अपनी पहली ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की हाल ही में, जिसका नाम है अग्नि परीक्षा, ताकि कोऑर्डिनेशन और फायर पावर हमारा इन्हांस हो सके। और इसको कहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है? तो आंसर है डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? गैर तोपखाना कर्मियों जैसे कि इन्फेंट्री और आईटीबीपी के जवानों को तोपखाने की प्रक्रियाओं, फायरिंग मिशनों और वास्तविक युद्ध स्थितियों में समन्वय से परिचित कराना। प्रतिभागी इसमें कौन थे? तो इसमें स्पीयर कॉर्प्स के स्पीयर हेड गनर्स, इन्फेंट्री बटालियन और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवानों ने भाग लिया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ओके, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हाल ही में नए हेड इसके अपॉइंट हो गए हैं, यानी कि नए इसमें डायरेक्टर जनरल बने हैं। कौन है ये? श्री शत्रुजीत कपूर। इनके बारे में हमने पीछे भी रिवाइज किया था। ठीक है, तो शत्रुजीत कपूर जी बन गए हैं हमारे नए डायरेक्टर जनरल इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को किन 2 राज्यों के बीच पेन्नार नदी जल विवाद के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दे दिया है? सिंपली इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो पेन्नार रिवर वाटर डिस्प्यूट है ये कौन से 2 राज्यों के बीच में चल रहा है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, तमिलनाडु और कर्नाटका। ये दोनों राज्य जो हैं ये इस डिस्प्यूट में भागीदार हैं। ठीक है, विवाद का कारण क्या है? तो कर्नाटका द्वारा पेन्नार नदी और उसकी सहायक नदी मार्कंडेय पर चेक डैम और डाइवर्जन संरचनाओं का निर्माण किया है, जिस पर तमिलनाडु ने आपत्ति जताई है। ये निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत वैधानिक तंत्र को लागू करने के लिए दिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटका राज्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय बजट 2026 और 27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की है। ये किससे संबंधित है? ऑरेंज इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा जिक्र आया है इस साल के बजट में। आपको बताना है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत, यानी कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी कि जैसे आपकी गेमिंग वगैरह की इंडस्ट्री है, इसको प्रमोट करने की बात की गई। ठीक है, क्या होता है ऑरेंज इकोनॉमी? आइए देखते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी को रचनात्मक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें वो सभी गतिविधियां शामिल हैं जहां मूल्य का स्रोत कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि विचार, कल्पनाशीलता और बौद्धिक संपदा होती है। फिल्म, संगीत, एनिमेशन, गेमिंग, डिज़ाइन, फैशन, डिजिटल कंटेंट, विज्ञापन और पब्लिशिंग जैसे क्षेत्र इसके दायरे में आते हैं। ठीक है, तो इस साल के बजट में बहुत ज़्यादा बात की गई है कि किस तरह से ऑरेंज इकोनॉमी को हमारी और ज़्यादा बढ़ाया जाए। बहुत सारी अलग अलग इकोनॉमीज़ होती हैं, जैसे हमने ब्लू इकोनॉमी पढ़ा है, ब्लैक इकोनॉमी पढ़ा है, एट्सेट्रा। ब्लू इकोनॉमी किस चीज़ से रिलेटेड होती है? ये फिशिंग और एक्वा कल्चर वगैरह से रिलेटेड होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 5वें रुसोमा संतरा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये 5th एडिशन था रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का इस साल, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है नागालैंड के कोहिमा शहर में। ठीक है, तो नागालैंड के रुसोमा गांव में रुसोमा संतरा महोत्सव
2026 का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। रुसोमा की प्रचुरता विषय पर आयोजित ये 2 दिन का उत्सव ग्राम कल्याण को बढ़ावा देने, ग्रामीण उद्यमशीलता को मजबूत करने और स्थानीय संतरा उत्पादकों के निरंतर प्रयासों को मान्यता देने के उद्देश्य से मनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर इस इवेंट को मनाया गया है, तो नागालैंड के कोहिमा में। ठीक है, नागालैंड में एक और फेमस त्यौहार मनाया जाता है और इसका नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, तो नागालैंड का। याद रखिएगा अगर हॉर्नबिल है तो वो नागालैंड का है, अगर यहाँ पर इसके आगे आप पक्के पागा लगा देंगे यानी पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये हो जाएगा फिर अरुणाचल प्रदेश राज्य का त्यौहार। ठीक है, तो सिर्फ ये नाम ऐड करने से आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हॉर्नबिल नागालैंड का है, पक्के पागा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस बैंक ने सनराइज सेक्टर्स के वित्त पोषण के लिए चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने की घोषणा की है? कौन सी बैंक है जिसने अनाउंस किया है कि वो चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करेंगे सनराइज सेक्टर्स को फाइनेंस करने के लिए? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक ने सनराइज सेक्टर्स को वित्तीय सहायता और ऋण देने के लिए चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है। यहाँ पर 8 स्तंभ इसके फोकस क्षेत्र हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस सेल केमिस्ट्री, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, डिकार्बनाइजेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर, ये इसके फोकस एरियाज होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है बी ऑप्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फाइन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 12 करंट अफेयर्स। हमने इनकी डिटेलिंग देख ली है। आई रियली होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझने में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा 3 क्वेश्चन का टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? दूसरा प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2026 हमने कब मनाया? और तीसरा प्रश्न है, थाईलैंड मास्टर्स 2026 विश्व बैडमिंटन संघ वर्ल्ड टूर सुपर 300 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर लिख दिया करिए, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, इनकेस आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप कोई सजेशन भी लिख सकते हैं कॉमेंट में। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।